Hi, this is Sandeep Acharya. I welcome you to Camp File Education Point. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है डिस्कस करा है अबाउट हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, लिविज स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज वगैरह अपने देखे थे अपने पिछले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि कोई भी जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सॉल्ट्स जो है कि कब डिजोल्व होंगे, कब डिजोल्व नहीं होंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे कि BaSO4 बेरियम सल्फेट जो होता है वो सोल्यूबल नहीं होता है, जबकि जो MgSO4 होता है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, वो जो है डिजोल्व हो जाता है। तो ये चीजें होती है, क्यों होती है, इसका रीजन जो है अपन इसमें देखेंगे। कब जो है एक सॉल्ट जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होगा और कौन सा सॉल्ट जो है वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, ये चीजें अपन जो है इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट को पढ़ने से पहले अपन को कुछ जो है कुछ दो टाइप की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों एनर्जी का क्या होता है, मेन रोल होता है। मतलब इनके ये दो रीजन होते हैं कोई भी सोल्ट के डिजोल्व होने में और नहीं होने में। यानी कि कोई भी अगर सोल्ट है, गिवन सोल्ट है आपका, कि वो डिजोल्व होगा या नहीं होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन दो टाइप की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये है क्या, इन दो टाइप की एनर्जी, इसको पढ़ना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा क्या होती है ये। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स ऑन टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये टू टाइप की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर वन है लैटिस एनर्जी। क्या होती है लेटिस एनर्जी, तो आइए डिस्कस करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स, यानी एक मोल, ये एक मोल की बात करेंगे अपन, वन मोल की बात करेंगे। वन मोल आयोनिक कंपाउंड को सेपरेट करना, आयोनिक कंपाउंड की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड होता है वही क्या होते हैं, डिसोल्व होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स के अंदर। तो देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड कंप्लीटली सेपरेट करने में किसको, वन मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड को इनटू गैसेस आयंस, उसके गैसेस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है, लेटिस एनर्जी। जैसे कि सपोज करो NaCl है, ठीक है, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका गैसियस आयंस कौन सा हो सकता है, Na+Cl-। अब इन NaCl के बीच में क्या होता है, आपको पता है कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें से एक आयोनिक बॉन्ड बना होता है, यानी आयोनिक आयन आयन से क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। और वो जो बॉन्ड होता है, अब वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, ठीक है, उस टाइम भी एक एनर्जी रिलीज होती है, और उसको तोड़ने में भी क्या होती है, जितनी अमाउंट में जो एनर्जी रिलीज हुई थी जब फॉर्मेशन हुआ था आयोनिक से, आयन से, Na+ से और Cl- से, जब आयन दोनों के फॉर्मेशन से जुड़ने से जितनी एनर्जी उस टाइम जो बनने में लगी थी, उतनी एनर्जी जो है तोड़ने में लगती है, उसको बोला जाता है लैटिस एनर्जी, ठीक है। जैसे कि NaCl की होती है 788 किलो जूल पर मोल, यानी 788 किलो जूल आप एनर्जी दोगे, ठीक है, NaCl को, तब वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन यानी कि Na+ और Cl- क्या होगा, सेपरेट होगा। तो इस टाइप की जो एनर्जी होती है वो होती है लेटिस एनर्जी। प्लस अब बात करते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी, लेटिस एनर्जी आप समझ गए होंगे कि किसी भी जो है सॉल्ट को, यानी कि जो आयोनिक कंपाउंड है उसको तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए होती है, वो क्या होती है, लेटिस एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, यानी कि जब किसी आप सोल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हो, ठीक है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है कि इनमें क्या होता है, आयंस होते हैं, ठीक है, और ये अपने आप में क्या होता है कि जो है डिजोल्व करने की जो है पावर रखता है, कौन, वाटर। पर सुनो, हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है, व्हेन सॉल्ट इज डिजोल्व्ड इन वाटर, अगर सॉल्ट को पानी पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है, आप बोलते हो, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर, वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होता है, यानी कि ऑक्सीजन की आप बात कर लो, जैसे कि H2 होता है, तो H2O में आपको पता है कि HO जो होता है, आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये नेगेटिव पार्ट होता है, और इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है, ऑफ वाटर अट्रैक्ट द पॉजिटिव पार्ट, और पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है, किसके पॉजिटिव पार्ट को, अपने पॉजिटिव पार्ट को नहीं, किसके पार्ट को, ऑफ द सॉल्ट ड्यू सॉल्ट के पॉजिटिव पार्ट को। पॉजिटिव पार्ट बोले तो जैसे कि NaCl आपने ऐड करा, तो Na के प्लस के ऊपर क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अब इन अट्रैक्ट करने से, अब आपको पता है कि वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे होते हैं, और NaCl के जो है सॉल्ट जो भी अपन ऐड कर रहे हैं उनके भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इनके पॉजिटिव आयन के बीच में ये क्या करता है कि आप ऐसा ऐसा समझ सकते हो, एक जो है चारों ओर से उसको घेर लेता है, और घेरने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, पार्ट ऑफ सॉल्ट ड्यू टू विच, इसके कारण क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज, एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होती है, इस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कुछ नहीं होता है, नॉर्मली आप ऐसा समझ सकते हो कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर आप कुछ सॉल्ट डिजोल्व करते हो, तो उसका वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्ट करने वाले पार्ट से क्या होता है, अट्रैक्ट करने से एक एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब अपन बात करें कि सॉल्युबिलिटी में इनका क्या रोल होता है, तो सॉल्युबिलिटी कब कब होगी, कोई भी सॉल्ट की कौन कौन सा सॉल्ट जो है सोल्यूबल होगा और कौन सा इनसॉल्युबल होगा,
वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप नॉर्मल आप समझ सकते हो कि लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब है क्या, कैसे है, आपको मैं जो है मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मली। अब अपन देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्ट क्या होती है, कैसे होती है। कि लैटिस एनर्जी अगर मान लो, अगर मैं बात करूँ लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो वो सॉल्ट क्या रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। कैसे सर, कैसे? तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि लैटिस एनर्जी मतलब होती है तोड़ने वाली एनर्जी। मान लो सपोज करो मैंने किया है, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने वाटर ऐड कर दिया, ये H2 ऐड कर दिया, ठीक है, और इसके ऊपर से मैंने क्या डाला, NaCl, ठीक है, NaCl मैंने अगर डाल दिया, ठीक है। अगर मान सपोज कर रहा हूँ, एक सॉल्ट डाला, NaCl तो डिजोल्व होता है, एक सॉल्ट मैंने ऐड किया, ठीक है। तो अगर एक सॉल्ट ऐड करने पर, ठीक है, सॉल्ट ऐड करने पर अगर मैंने सॉल्ट को ऐड किया है, अगर इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है कि तो ऐसा समझ सकते हो आप, लैटिस एनर्जी जो होती है किसी भी सॉल्ट, जो सॉल्ट को तोड़ने वाली एनर्जी, ठीक है, इस ये जो है कोई भी सॉल्ट टूटता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये लैटिस एनर्जी इसकी अगर ज्यादा है, और हाइड्रेशन एनर्जी, लेटिस एनर्जी का मतलब होता है कि अपने आप में टूट जाना है। लेटिस एनर्जी, सॉल्ट की अगर लेटिस एनर्जी है, किसी लेटिस एनर्जी यानी वो मान लो सॉल्ट ऐड किया मैंने, जिसकी लेटिस एनर्जी है 788 किलो जूल पर मोल, ठीक है, कोई भी ले लिया मैंने, जैसे सपोज सॉल्ट जरूर नहीं NaCl में जरूरी है तो ये NaCl का है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, किलो जूल पर मोल, ये इसकी एक लेटिस एनर्जी है। अब मान लो हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है, हाइड्रेशन एनर्जी मान लो 500 है, ठीक है। अब हाइड्रेशन एनर्जी कम है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि वो क्या करेगा, जब ये पानी आएगा तो इसको तो पानी खुद जाके उसको तोड़ेगा, पानी सॉल्ट को तोड़ेगा। अगर पानी तोड़ने के लिए क्या होनी चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इसके पास एनर्जी कम है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी कम है और लेटिस एनर्जी ज्यादा है, तो वो सॉल्ट टूटेगा ही नहीं। सॉल्ट नहीं टूटेगा तो वो क्या रहेगा, इनसोल्यूबल रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर लेटिस एनर्जी आपकी ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो सॉल्ट क्या रहेगा, इनसोल्यूबल रहेगा। अगर ये उल्टा कैसे मैं करूँ, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा आपको कोई पूछ ले कि सोल्यूबल होने के लिए क्या चाहिए, सोल्यूबल होने के लिए क्या चाहिए होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो तोड़ती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है, तोड़ती है। और लेटिस एनर्जी क्या होती है, इसको अपने आप में जोड़ के रखती है, ठीक है, अपने आप में जोड़ के रखती है, आयंस को जोड़ के रखती है, वो होती है हाइड्रेशन एनर्जी, सॉरी लेटिस एनर्जी, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी सोल्यूबल होने के लिए क्या होनी चाहिए, कम रहनी चाहिए, ठीक है। अगर लेटिस एनर्जी कम रहेगी, ठीक, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी वाटर क्या करेगा, हाथों हाथ उसको तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो वो क्या हो जाएंगे, आयंस में सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होकर क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि कोई भी सॉल्ट कब डिजोल्व होगा, कब कब डिजोल्व नहीं होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर। कुल मिला के हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा रहनी चाहिए किसी भी सॉल्ट के सोल्यूबल होने के लिए। अब अपन बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, और किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो अपन जो है डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 लैटिस एनर्जी के, और लैटिस एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 साइज के। क्या होता है इसका मतलब, मान लो अगर सॉल्युबिलिटी आपको चाहिए, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बोला लैटिस एनर्जी अगर कम होगी, लैटिस एनर्जी क्या होती है कि अपने आप में जो है मॉलिक्यूल्स को बांध के रखती है, ठीक है, और जब तक आप इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं दोगे, यानी कि वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा नहीं रहेगी, तब तक ये लैटिस एनर्जी टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो सोल्यूबल नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर मान लो किसी भी सॉल्ट को आपको डिसोल्व करना है, तो उसके लिए लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी में सॉल्ट को बाहर से अगर डालेंगे वो अपने आप को टूट रहा है पानी के अंदर डालने पर, जैसे ही टूट रहा है तो वो सोल्यूबल है, ठीक है। और टूटने के लिए क्या होनी चाहिए, उसके जो बीच के जो मॉलिक्यूल्स है, बॉन्ड है, वो क्या होनी चाहिए, वीक होने चाहिए। और वीक होने के लिए क्या होनी चाहिए, उसके जो एनर्जी होती है उसके पास टूटने की, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो लैटिस एनर्जी अगर कम रहेगी तो सॉल्युबिलिटी अपने आप ही ज्यादा रह जाएगी, ठीक है। और हमें कैसा पता चलेगा कि सर जो है लैटिस एनर्जी कम है, तो हमें ऐसा पता चलेगा कि अगर किसी भी आयन अगर की साइज अगर कम है, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर साइज कम है, ठीक है, तो साइज अगर कम होगी तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और लैटिस एनर्जी ज्यादा हो गई, लैटिस एनर्जी जैसे ही ज्यादा हो गई सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो हमें जो है सोल्यूबल होने के लिए क्या चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और साइज अगर बड़ी रहेगी तो लैटिस एनर्जी कम रहेगी, लैटिस एनर्जी कम रहेगी तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, जो है ज्यादा हो जाएगी। तो साइज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी के लिए क्या चाहिए अपन को, सोल्युबिलिटी के लिए साइज बड़ी होनी चाहिए। साइज अगर बड़ी होगी तो लैटिस एनर्जी कम रहेगी, लैटिस एनर्जी कम रहेगी तो सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो कम कुल मिला के क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स की जो है उनके अंदर साइज सेम होनी चाहिए। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें सारा पॉजिटिव में अगर देख लो सारा लिथियम है, ठीक है, तो इसमें आपको देखना नहीं है।
तो साइज किसकी बड़ी देखनी है। अब देखो वेरी वेरी कौन कर रहा है, जो हेलोजेंस है यहाँ पे ये वेरी कर रहे हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये अलग अलग है। अब इसमें अगर मैं बोलूँ सबसे सोल्यूबल ज्यादा कौन है, तो जिसकी आयन सबसे बड़ा होगा, आयन बड़ा होगा तो लेटेस्ट एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो साइज किसकी होती है, आयोडीन की होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो लिथियम आयोडाइड होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, सोल्यूबल होता है सॉल्ट के अंदर, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये रीजन है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के, और आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।